तो आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम्स एंड लॉज। ठीक है, मतलब साइबर शब्द का यहाँ पे मतलब है जो कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड होता है। ठीक है, जब भी हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ में हम इंटरनेट के इस्तेमाल की बात करते हैं तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है साइबर। ठीक है, तो जब भी हम साइबर शब्द का इस्तेमाल करेंगे दैट मीन्स कि हम कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम्स एंड लॉज क्या है? मीन्स इंटरनेट के माध्यम से या कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके कौन से अपराध किए जा सकते हैं या फिर उन अपराधों को रोकने के लिए कौन से कानून बने हैं, उस सब के बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स की कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं और वो कैसे किए जा सकते हैं। तो द crimes committed with the use of computers or relating to computer using internet is called cyber crime। तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए और कंप्यूटर्स का यूज के द्वारा या कंप्यूटर से संबंधित जितने भी अपराध किए जाते हैं उनको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, मीन्स जब भी हम कंप्यूटर के साथ में इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं कंप्यूटर्स के द्वारा या फिर उन्हीं कंप्यूटर्स से संबंधित अगर कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। वन अनदर डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम इज़, अगर हम एक और तरीके से परिभाषित करना चाहें साइबर क्राइम को तो वो है एन अनलॉफुल एक्ट वेयर कंप्यूटर इज़ ईदर अ टूल और अ टारगेट और बोथ। हम ये कह सकते हैं कि ये एक गैर कानूनी कार्य है जहाँ कंप्यूटर या तो एक उपकरण या फिर एक लक्ष्य है या फिर दोनों हैं। ठीक है, उपकरण मतलब कि जो क्राइम है उसको कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और टारगेट का मतलब है कि निशाना भी किसको बनाया जाता है? कंप्यूटर को। ठीक है, मतलब कि हम क्राइम करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं और निशाना भी किसको बनाते हैं? कंप्यूटर को ही बनाते हैं। तो ये है आपका साइबर क्राइम। तो क्राइम कैसा हो सकता है? जैसे मान लो आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, और आपके पास उसमें कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई कंप्यूटर लगा है तो ऑब्वियसली वो उसमें अपना इन्फॉर्मेशन ही स्टोर करेंगे, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है। तो अब मान लो कोई बाहर का व्यक्ति है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को चुराना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर्स तक पहुंचने की कोशिश करेगा और आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को चुराने की कोशिश करेगा। अब ये जो वो डेटा को आपकी इजाज़त के बगैर चुराने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या है? एक अपराध है। तो इसी प्रकार के अपराध को आप क्या बोलते हो? साइबर क्राइम। ठीक है, cybercrime is different from other crimes because the cyber crimes are committed over an electronic medium। तो जो साइबर क्राइम है वो दूसरे अपराधों से अलग होता है क्योंकि जो साइबर क्राइम्स है वो इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, यहाँ पे जो अपराध करने का जो माध्यम है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। ठीक है, cyber crime involves the use of computer and network in attacking computers and networks as well। मतलब साइबर क्राइम में कंप्यूटर्स और नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है ताकि
दूसरे कंप्यूटर्स और नेटवर्क को निशाना बनाया जा सके, ठीक है, या फिर दूसरे कंप्यूटर या नेटवर्क पे हमला किया जा सके। साइबर क्राइम इज़ ऑब्वियसली अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज़ पेनलाइज्ड बाय अ लॉ। तो जो साइबर क्राइम है वो एक आपराधिक कार्य है आपका, और उसको कानून द्वारा दंड दिया जाता है, या वो कानून द्वारा दंडनीय होता है। साइबर क्रिमिनल्स डिवाइस वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स टू अटैक कंप्यूटर्स एंड सिस्टम। तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल मतलब जो साइबर जो अपराधी होते हैं, जो साइबर क्राइम को रूप देते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर और सिस्टम को अटैक करने के लिए बहुत सारी रणनीतियाँ या फिर प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, ठीक है। These are most common types of cyber crimes acts। अब यहाँ पे नीचे हमने कुछ जो साइबर क्राइम में एक्शन काम किया जाता है, या जो साइबर क्राइम्स है अलग अलग प्रकार के, उनको नीचे एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब किया है। तो उसमें से आपका पहला है फ्रॉड। तो फ्रॉड तो आपको शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा, मतलब धोखाधड़ी। Fraud is a general term used to describe a cybercrime that intend to deceive a person in order to gain important data or information। तो धोखाधड़ी एक सामान्य शब्द है, मतलब कि हम धोखाधड़ी का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हम एक ऐसे अपराध का वर्णन कर सके जिसमें कि किसी भी व्यक्ति के महत्वपूर्ण डेटा और जानकारी को धोखे से प्राप्त करने का इरादा रखा जाता है, ठीक है। ऐसे अपराध जहाँ पे आप किसी व्यक्ति की ज़रूरी जानकारी या फिर ज़रूरी डेटा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको आप धोखाधड़ी कहते हैं, ठीक है। फ्रॉड कैन बी डन बाय अल्टरिंग, डिस्ट्रॉइंग, स्टीलिंग एंड सप्रेसिंग एनी इंफॉर्मेशन टू सिक्योर अनलॉफुल और अनफेयर गेन। तो गैर कानूनी या फिर अनुचित लाभ हासिल करने के लिए किसी भी जानकारी को बदलने, ठीक है, अल्टरिंग का मतलब होता है कोई भी जानकारी को अगर आपने चेंज करते हो आप उसमें थोड़ा बहुत, या नष्ट करने, चोरी करने और दबाने से धोखाधड़ी की जा सकती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम किसी के साथ भी धोखाधड़ी कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास किसी की जानकारी है और आप उस जानकारी को अपने हिसाब से बदलते हैं, या उस जानकारी को आप पूरे तरीके से नष्ट कर देते हैं, चुराते हैं जानकारी को। सप्रेस का मतलब होता है आपका जो पूरा डेटा है आप उसको कंप्रेस या फिर दबाने की कोशिश करते हो। तो ये सब बिल्कुल गैर कानूनी या फिर अनुचित लाभ हासिल करने के लिए, तो ये सब धोखाधड़ी में ही काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैकिंग। तो हैकिंग शब्द बहुत ही कॉमन है कंप्यूटर वर्ड में। तो हैकिंग का यहाँ पे मतलब है, हैकिंग इन्वॉल्व्स द पार्शियल और कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ सर्टेन फंक्शंस विद इन अ सिस्टम, नेटवर्क और वेबसाइट। तो हैकिंग में क्या होता है, सिस्टम मतलब कोई भी आपकी कार्य प्रणाली है, या फिर नेटवर्क है, या फिर वेबसाइट है, इन सब के भीतर कुछ कार्यों को आंशिक या फिर पूर्ण अधिग्रहण करने को आप क्या बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। मान लो आपका कोई सिस्टम है या फिर नेटवर्क है या फिर पूरी वेबसाइट है, अगर उस पर कोई पूरे तरीके से अधिग्रहण कर लेता है, या फिर पार्शियली मतलब थोड़े बहुत पोर्शन को पूरे तरीके से वो अधिग्रहण कर लेता है उस पर, तो उसको हैकिंग कहा जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो एम्स टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंफॉर्मेशन ब्रीचिंग प्राइवेसी। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण डेटा, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है
अ, उस तक पहुंचना, ठीक है, या फिर गोपनीयता को भंग करना, ठीक है, जितनी भी आपकी डेटा की प्राइवेसी होती है उसको भंग करना, ये सारा जो उद्देश्य है किसका होता है, हैकिंग का होता है। ठीक है, मतलब कि आपकी डेटा की जो प्राइवेसी है या फिर आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन है उस तक पहुंचने का एम होता है हैकिंग का। एम मतलब उद्देश्य। मोस्ट हैकर्स अटैक कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट अकाउंट। तो ज़्यादातर जो हैकर होते हैं, हैकर्स कौन होते हैं, जो ये हैकिंग का कार्य करते हैं, वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट अकाउंट्स को हैक करते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। तो आप तो हैकिंग जो है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। हैकिंग को जो हैकर्स होते हैं हैकिंग करने के अलग अलग प्रक्रिया और प्रोसीजर्स अपनाते हैं। तो ये था हैकिंग। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट। Theft is a specific form of fraud in which cyber criminals steal personal data, including password, data about the bank account, credit cards, debit cards, society, social security, and other sensitive information. तो हैकिंग भी किस आइडेंटिटी थेफ्ट भी किसका ही एक रूप है, फ्रॉड का ही एक रूप है, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, किसी का भी पर्सनल डेटा जैसे कि पासवर्ड हो गया, बैंक अकाउंट का डेटा हो गया, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड या फिर सोशल सिक्योरिटी और कोई अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उस सबको वो चुरा लेते हैं। ठीक है, थ्रू आइडेंटिटी थेफ्ट क्रिमिनल्स कैन स्टील मनी। तो आइडेंटिटी थेफ्ट के माध्यम से जो अपराधी होते हैं वो क्या चुरा सकते हैं, किसी का भी पैसा। ठीक है, जैसे कि अगर वो किसी का पासवर्ड चुरा लेते हैं या फिर बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल चुरा लेते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, उन सब की अगर डिटेल चुरा लेते हैं तो उस डिटेल से वो क्या कर सकते हैं, जितना भी आपके पास पैसा होगा आपके बैंक अकाउंट्स में उसको वो चुरा सकते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके पास कुछ कॉल्स आती हैं जिनसे या फिर आप किसी के पासवर्ड एटीएम का पासवर्ड पूछा जाता है और उससे फिर कईयों का क्या होता है, वो पूरे का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। या फिर बहुत बार आपने न्यूज़ में ऐसी चीज़ें सुनी होगी। तो वो क्या है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, जहाँ पे आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके बैंक अकाउंट्स के रिगार्डिंग या कार्ड्स के रिगार्डिंग पूछी जाती है। आपको पता नहीं होता है कि आप ये कॉल्स या फिर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही है वो किसके द्वारा मांगी जा रही है। आप भूल से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो और फिर आपका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी कभी भी कोई आपसे जानकारी पूछी जाए तो आपने वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल है, आपके अलावा इसका इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो ये अगर जानकारी आप किसी को भी देते हो तो आप अपना ही नुकसान करते हो। ठीक है, तो आपने अपनी कोई भी इस तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होती है जब भी हम कोई ऑनलाइन कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पूरे विश्व में इस आइडेंटिटी थेफ्ट के नेक्स्ट इज स्कैमिंग। स्कैम हैपन्स इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म। तो स्कैम आपको अलग अलग रूप में आपके सामने आ सकता है। जैसे इन साइबर स्पेस स्कैमिंग कैन बी डन बाय ऑफरिंग कंप्यूटर रिपेयर्स, network troubleshooting and IT support services, forcing user to shell out hundreds of money for cyber problems that do not even exist. Scamming कंप्यूटर की मरम्मत, नेटवर्क समस्या,
का निवारण, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फाइंड आउट करना उसको और उसको सॉल्व करना। एंड आईटी सपोर्ट सर्विसेज, और आईटी समर्थन सेवाओं की पेशकश करके किया जा सकता है, जिसमें कि उपयोगकर्ताओं से सैकड़ों रुपए उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए सैकड़ों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं, जो समस्याएं एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है। एनी इलीगल प्लान टू मेक मनी फॉल्स टू स्कैमिंग। तो इस तरह का कोई भी गैर कानूनी कार्य जो सिर्फ केवल पैसे बनाने के लिए किया जाता है उसे स्कैमिंग कहा जाता है। ठीक है। बिना मतलब से ये बता देना कि आपके नेटवर्क कोई भी कंप्यूटर रिपेयर का कार्य करता है और वो आपको ये बोल दे कि इसमें ये वाला पार्ट आपका ख़राब हो गया है, और बल्कि वो आपका जो पार्ट है वो बिल्कुल सही होता है, सिर्फ पैसा बनाने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है, तो उसको स्कैमिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार ये भी आपका एक साइबर क्राइम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है। वायरसेस तो आपको पता ही है क्या होते हैं, अनवांटेड फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में आ जाती है, आपके कंप्यूटर्स को वो इन्फेक्ट कर देती है या फिर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, तो उनको वायरस बोलते हैं। तो ज़्यादातर जितने भी आपके क्रिमिनल्स होते हैं, मोस्ट क्रिमिनल्स टेक एडवांटेज ऑफ वायरसेस टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम एंड स्टील इम्पॉर्टेंट डेटा। तो ज़्यादातर जितने भी आपके क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके वायरसेस का वो पूरा लाभ उठाते हैं। किस लिए? ताकि वो आपके सिस्टम पे अनअधिकृत अधिकार ग्रहण कर सके और वहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको चुरा सके। मोस्टली हाईली स्किल्ड प्रोग्राम्स सेंड वायरसेस, malwares and trojan among others to infect and destroy computers, networks and systems. कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स और सिस्टम्स को संक्रमित करने और पूरे तरीके से नष्ट करने के लिए ज़्यादातर जो अत्यधिक कुशल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे वायरस हो गया, मालवेयर या फिर ट्रोजन, ठीक है, उनको आपके कंप्यूटर्स में भेज दिया जाता है। वायरसेस कैन स्प्रेड थ्रू द रिमूवेबल डिवाइसेस एंड द इंटरनेट। तो ये जो वायरसेस है आपके वो किसके माध्यम से फैलाए जा सकते हैं? जो आपके रिमूवेबल डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपके पेन ड्राइव्स हो गए, सीडीज हो गई, और इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है। जितने भी आपके हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके वायरसेस को, मालवेयर्स या फिर ट्रोजन को भेज देते हैं आपके कंप्यूटर, नेटवर्क और सिस्टम पे, ताकि आपके सिस्टम को पूरे तरीके से इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है। और ये किसके माध्यम से भेजे जा सकते हैं? कोई भी रिमूवेबल डिवाइसेस या फिर इंटरनेट के माध्यम से। तो कंप्यूटर वायरसेस का इस्तेमाल भी पूरे तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने या पूरे तरीके से नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है? Ransomware is one of the most destructive malware-based attack. Ransomware सबसे विनाशकारी malware आधारित हमलों में से एक है। ठीक है। It enters your computer network and encrypts files and information through public key information. यह आपके कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करता है और सार्वजनिक कुंजी, मतलब सार्वजनिक कुंजी जो पब्लिक की होती है, के माध्यम से फाइलों, जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं प्रेजेंट कंप्यूटर नेटवर्क पे, और जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है आपके कंप्यूटर्स पे, उन सबको वो इनक्रिप्ट करता है। ठीक है। इनक्रिप्ट का मतलब है उसको, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर पे, उसको वो पूरे तरीके से ऐसी इंफॉर्मेशन में चेंज कर देता है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं रहती है फिर।
ठीक है। और जब इनक्रिप्शन करेगा तो इनक्रिप्शन को डीकोड करना सिर्फ किसको आएगा, फिर जो आपका रैंसमवेयर होगा, जिसने आपके कंप्यूटर्स पे मालवेयर बेस्ड अटैक किया होगा, उसी को उस इनक्रिप्शन को डीकोड करना आता है। तो अगर हम यहाँ पे आंकड़ों की बात करें, इन 2016 ओवर 638 मिलियन कंप्यूटर नेटवर्क्स आर अफेक्टेड बाय रैंसमवेयर। तो 638 मिलियन कंप्यूटर नेटवर्क्स रैंसमवेयर द्वारा प्रभावित किए गए थे। और 2017 में ओवर $5 बिलियन इज लॉस ड्यू टू ग्लोबल रैंसमवेयर। तो कितना नुकसान हो गया था, $5 बिलियन का नुकसान हो गया था रैंसमवेयर के द्वारा। तो ये था रैंसमवेयर, जो कि बहुत ही खतरनाक और विनाशकारी मालवेयर आधारित हमला होता है, जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स पे जितनी भी फाइल्स और इन्फॉर्मेशन होती है उनको वो एनक्रिप्ट कर देता है। नेक्स्ट है DDoS अटैक। DDoS अटैक क्या होते हैं आपके? DDoS or the distributed denial of services attack is one of the most popular method of hacking। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है हैकिंग का, ठीक है। हैकिंग जो हमने भी पीछे किया था, जिसमें आपकी जितना भी कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम होता है उस पर पूरा अधिग्रहण कर दिया जाता है, उसको हैकिंग बोलते हैं। तो DDoS अटैक भी एक तरीके की हैकिंग ही है। इट इज़ टेम्पररी और कम्प्लीटली इंटरप्ट सर्वर्स एंड नेटवर्क्स दैट आर सक्सेसफुली रनिंग। ये अस्थायी रूप से या पूर्ण रूप से सर्वर और नेटवर्क को बाधित कर देता है। When the system is offline, they compromise certain functions to make the website unavailable for the user। तो जब सिस्टम ऑफलाइन होता है तो जितने भी उपयोगकर्ता होते हैं उनके लिए वेबसाइट को बिल्कुल अनुपलब्ध करवा दिया जाता है, ठीक है। मतलब वेबसाइट उन यूज़र्स के लिए पूरे तरीके से बाधित कर ली जाती है। कैसे बाधित की जाती है? जो जितने भी कुछ कार्य होते हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके। द मेन गोल इज़ फॉर यूज़र टू पे अटेंशन टू द DDoS अटैक, गिविंग हैकर्स द चांस टू हैक द सिस्टम। तो मेन जो लक्ष्य होता है उपयोगकर्ताओं के लिए DDoS हमलों पर ध्यान देना है, जिससे कि हैकर को सिस्टम को हैक करने का मौका मिलता है। तो हमेशा हमें ऐसे अटैक्स पर अटेंशन देनी चाहिए ताकि हैकर जो है सिस्टम को हैक ना कर पाए। तो ये है DDoS अटैक्स। फिर है बॉटनेट्स। Botnets are controlled by remote attackers called bot herders in order to attack computers by sending spams or malware। कंप्यूटर पर स्पैम या फिर मालवेयर भेजकर हमला करने के लिए बॉट हर्डर्स नामक रिमोट हमलावरों द्वारा बॉटनेट को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आपके कंप्यूटर्स पे स्पैम्स भेज के या मालवेयर भेज के कोई हमला करना है, ठीक है, जिनको कि आप बॉट हर्डर्स बोलते हो, तो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे कि आपके कंप्यूटर्स पे हमला किया जा सके, उसको आप बॉटनेट कहते हो। They usually attack businesses and governments, as botnet specifically attacks the information technology infrastructure। तो ये जो botnets होते हैं ज़्यादातर आपके जितने भी businesses होते हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन पे पर्टिकुलर वे में अटैक करते हैं, क्योंकि जो भी आपके botnets हैं वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है पूरी, ठीक है, जो आपकी सूचना प्रणाली है, उसका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका मेन मोटिव रहता है कि उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अटैक करे।
There are botnet removal tools available on the web to detect and block botnets from entering your system. तो इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे टूल्स प्रेजेंट हैं जिनकी मदद से आप बॉटनेट्स को डिटेक्ट कर सकते हो और ब्लॉक कर सकते हो ताकि वो आपके सिस्टम तक ना पहुंच सके. नेक्स्ट है स्पैमिंग. स्पैमिंग शब्द का मतलब होता है कि अनवांटेड मैसेजेस. स्पैमिंग यूजेस इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सिस्टम, मोस्ट कॉमनली emails, in sending messages that host malware, fake links of websites. स्पैमिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग करता है जो आमतौर पर मालवेयर भेजने वाले संदेशों को भेजने में सबसे अधिक ईमेल करता है. मीन्स कि ईमेल के माध्यम से आपको, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग जो सिस्टम है उनके माध्यम से आपके सिस्टम पर या फिर आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मेल किए जाते हैं जिसमें कि मालवेयर होते हैं या फिर फेक वेबसाइट्स के लिंक्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, या फिर दूसरे मैलिशियस प्रोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं. ईमेल स्पैमिंग इज़ वेरी पॉपुलर. तो ईमेल स्पैमिंग इज़ वेरी पॉपुलर. बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये ईमेल स्पैमिंग. अनसॉलिसिटेड बल्क मैसेजेस from unfamiliar organization, companies and groups are sent to large number of users. तो जो कि अनचाहे मैसेजेस होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फिर ग्रुप द्वारा ऐसे मैसेजेस आपको भेजे जाते हैं, यूज़र्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं जिनसे आपकी कोई जान पहचान नहीं है. ठीक है, मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपको एड्स के तौर पे, ठीक है, या फिर कोई डील्स के तौर पे आपको आपके कंप्यूटर्स तक या फिर यूज़र्स तक मैसेजेस भेजे जाते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, अनवांटेड मैसेजेस आपके ईमेल अकाउंट पे विद डिफरेंट अट्रैक्टिव ऑफर्स आप तक पहुंच जाते हैं. तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप उन ऑफ़र्स को अवेल करना चाहो तो आप उसके थ्रू अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन तक शेयर कर सकते हो जिससे कि आप किसी भी स्कैम का हिस्सा बन सकते हो. तो ये था स्पैमिंग मीन्स अनवांटेड बल्क मैसेजेस जो कि आप तक ईमेल के द्वारा पहुंचाए जाते हैं. नेक्स्ट है अब फिशिंग. फिशर्स एक्ट लाइक अ लेजिटिमेट. तो नेक्स्ट है आपका फिशिंग. फिशिंग एक्ट्स लाइक अ लेजिटिमेट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. तो जो फिशर्स होते हैं वो एक वैध कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के जैसे काम करते हैं. दे यूज़ ईमेल स्पूफिंग to extract confidential information such as credit card number, social security number, passwords, etc. तो जिस तरीके से आपका आइडेंटिटी थेफ्ट कार्य करते हैं उसी तरीके से आपके फिशर्स भी कार्य करते हैं, पर ये ईमेल के माध्यम से आपकी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, सोशल सिक्योरिटी नंबर या पासवर्ड एक्सेट्रा. जितनी भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको ईमेल के माध्यम से गेन करने की कोशिश करते हैं. दे सेंड आउट थाउजेंड्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स कैरिंग लिंक्स टू फेक वेबसाइट. ये क्या करते हैं, आपको हज़ारों फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं जिसमें कि फेक वेबसाइट्स के लिंक अवेलेबल होते हैं. यूज़र विल बिलीव दीज आर लेजिटिमेट दस एंटरिंग देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. तो जो उपयोगकर्ता होते हैं वो सोचते हैं कि ये पूरी तरीके से वैध कंपनी है, वैलिड कंपनी है या फिर वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है, और वो यूज़र क्या करते हैं, विश्वास करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं. ठीक है, तो जैसे ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की तो फिर आप किसी भी धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं.
नेक्स्ट है सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग इज़ अ मेथड इन विच क्रिमिनल्स मेक अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद यू थ्रू फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स और इवन इन पर्सन। तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साइबर क्रिमिनल जो होते हैं आपके साथ या फिर यूज़र के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हैं। किसके माध्यम से? किसी भी फ़ोन कॉल, ईमेल या फिर पर्सनली कांटेक्ट क्रिएट करते हैं। बेसिकली दे विल आल्सो एक्ट लाइक अ लेजिटिमेट कंपनी एज वेल। तो ये भी एक प्रकार से आपकी बिल्कुल वैलिड कंपनी के जैसे ही कार्य करते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे बताया है। They will befriend you to earn your trust until you will provide your important information and personal data। तो ये तब तक आपके दोस्त होने की कोशिश करते हैं या फिर आपका विश्वास ग्रहण करने की कोशिश करते हैं जब तक आप उनको अपनी कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डेटा ना दो। तो कभी भी इस प्रकार की फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स या कोई भी आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करे तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है मालवर्टाइजिंग। मालवर्टाइजिंग इज़ अ मेथड ऑफ फिलिंग वेबसाइट्स विद एडवर्टीजमेंट कैरिंग मैलिशियस कोड्स। अब मालवर्टाइजिंग का यहाँ पे मतलब है कि वेबसाइट्स जो आपकी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें बहुत सारी आपको एडवर्टाइजमेंट आप दिखाई देती है। उनमें से कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसी होती है जिसमें मैलिशियस कोड अवेलेबल होता है। यूज़र विल क्लिक दीज एडवर्टीजमेंट थिंकिंग दे आर लेजिटिमेट। तो यूज़र्स जो उपयोगकर्ता होते हैं वो भी इन एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर देते हैं ये सोच के कि ये कोई वैलिड एडवर्टीजमेंट है। वंस दे क्लिक दीज एड्स दे विल बी रीडायरेक्टेड टू फेक वेबसाइट एंड फाइल कैरिंग वायरसेस एंड malware विल ऑटोमेटिकली बी डाउनलोडेड। जैसे ही यूज़र एक बार इन एड्स पे क्लिक कर देता है तो ये एड्स आपको फेक वेबसाइट की तरफ को रीडायरेक्ट करती है और जिन फाइल्स में वायरस या फिर मैलवेयर प्रेजेंट होता है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती है। तो जैसे ही आपके सिस्टम पे कोई भी वायरस अटैक करेगा वैसे ही आपका सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट है जी साइबर स्टॉकिंग। अब स्टॉक का मतलब होता है किसी का भी पीछा करना, ठीक है। तो साइबर स्टॉकिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग अ पर्सन ऑनलाइन एनोनिमसली, मीन्स गुमनाम तरीके से ऑनलाइन किसी का भी पीछा करना को साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, ठीक है। पर्सनली नहीं, पर जब आप किसी ऐसी सोशल मीडिया में हो और कोई पर्सन ऑनलाइन या फिर आपको नहीं पता है इस तरीके से आपका पीछा करे तो उसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। द स्टॉकर्स विल वर्चुअली फॉलो द विक्टिम इंक्लूडिंग हिज और हर एक्टिविटीज़। तो जो स्टॉकर्स होते हैं वो किसी जो विक्टिम होते हैं उसका पीछा करते हैं, हर एक उसकी एक्टिविटीज़ का पता रखते हैं कि जो विक्टिम है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। Most of the victims are of cyber stalking are women and children being followed by a ven or pedophiles। तो जितने भी ये विक्टिम्स होते हैं वो ज़्यादातर महिलाएं होती हैं या फिर बच्चे होते हैं जो साइबर स्टॉकिंग का शिकार बनते हैं। तो इन लोगों जो महिलाओं और बच्चों का जो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही बुरी नीयत रखे बच्चों और महिलाओं का पीछा करते हैं, तो इसे साइबर स्टॉकिंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे साइबर स्टॉकिंग का मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपको नहीं पता रहता है कि कौन आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़र बनाए हैं, ठीक है, और वो आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक आपका माध्यम है साइबर स्टॉकिंग का जो कि एक क्राइम है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी। The internet is filled with torrent and other programs that illegally duplicate original content including songs, books, movies, albums and softwares।
तो इंटरनेट पे आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, या फिर टॉरेंट एक प्रोग्राम का नाम है, जो कि गैर कानूनी तरीके से जो ओरिजिनल कंटेंट होता है उसकी कॉपी करता है। ठीक है, जिसमें कि आपके सॉन्ग्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, मूवीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई और एल्बम्स, या फिर सॉफ्टवेयर भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं जिनकी कॉपी की जा सकती है। ठीक है, मीन्स कि जिसने ओरिजिनली इन कंटेंट्स को बनाया है उसका कंटेंट चुरा के इसको डुप्लीकेट तरीके से फिर आगे बेचना, इसको पायरेसी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज अ क्राइम एज इट ट्रांसलेट टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो ये एक प्रकार का अपराध है जो कि मूल रूप से उल्लंघन का अनुवाद करता है। ठीक है, ड्यू टू सॉफ्टवेयर पायरेसी कंपनीज एंड डेवलपर्स एनकाउंटर ह्यूज कट डाउन इन देयर इनकम बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर इलीगली रिप्रोड्यूस। तो पायरेसी की वजह से बहुत सारी कंपनीज और डेवलपर जो है घाटे में रहते हैं, क्योंकि उनके जो जितने भी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गैर कानूनी तरीके से उनके प्रोडक्ट्स को फिर से बना के बेचते हैं। तो ये है पायरेसी। नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसमें क्या होता है, पॉर्न कंटेंट इज़ वेरी एक्सेसिबल नाउ बिकॉज ऑफ इंटरनेट की उपलब्धता के कारण जो पॉर्न कंटेंट है आपका वो इंटरनेट पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है, हर कोई उस तक आसानी से पहुंच जाता है। पोर्नोग्राफी का मतलब है कि कि कोई भी अश्लील वीडियो या फिर पिक्चर इंटरनेट पे डाल देना। ठीक है, और फिर उन वीडियोस या पिक्चर्स को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करना, दैट इज़ कॉल्ड पॉर्न कंटेंट। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव लॉज दैट पेनलाइज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कानून बने हैं और ये एक दंडनीय अपराध है। बेसिकली दिस साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉर्न इंडस्ट्री। तो मूल रूप से इस साइबर अपराध में या फिर साइबर अपराध में जितनी भी आपकी पॉर्न इंडस्ट्री है उसमें बच्चों के शोषण शामिल होता है। ठीक है, बच्चों को का शोषण किया जाता है इस इंडस्ट्री के माध्यम से। तो ये एक दंडनीय अपराध है। अब है साइबर बुलिंग। Cyberbullying is one of the most rampant crime committed in the virtual world. Cyberbullying एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जो आभासी दुनिया होती है। ठीक है, दैट वर्ड डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, बट वो है पर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी आभासी दुनिया में होने वाले सबसे बड़े अपराधों में से एक है साइबर बुलिंग। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बुलिंग कैरिड ओवर द इंटरनेट। तो ये एक अपराध है या फिर एक बदमाशी, जिसको बुलिंग को हम आमतौर पर बदमाशी बोलते हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। ऑन द अदर हैंड ग्लोबल लीडर्स आर अवेयर ऑफ दिस क्राइम एंड पास लॉज एंड एक्ट्स दैट प्रोहिबिट द प्रोलिफरेशन ऑफ साइबर बुलिंग। तो ज़्यादातर जितने भी आपके वैश्विक नेता है, इन वैश्विक नेताओं को इस अपराध के बारे में पता है और वे कानून और अधिनियम पारित करते हैं जो साइबर सुरक्षा के प्रसार को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है, मीन्स बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स इस अपराध के बारे में पहले से अवेयर है और इस अपराध को रोकने के लिए बहुत सारे कानून और अधिनियम बनाए गए हैं। तो ये था सारा आपका साइबर क्राइम्स के बारे में कि कौन कौन से साइबर क्राइम क्या है और कौन कौन से क्राइम्स इंटरनेट के माध्यम से किए जा सकते हैं, उन सब के बारे में। और जब आपको जानकारी होगी इन सब क्राइम्स के बारे में तभी आप इन सब से बच भी सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें
बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए।